कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे और साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी थे और गुलाम वंश के पहले सल्तनत थे। ऐबक समुदाय के वो तुर्किश थे और सिर्फ 1206 से 1210 के बीच 4 साल के लिए सुल्तान थे। काजी ने कुतुबुद्दीन की देखभाल काफ़ी अच्छी तरीके से की थी और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़ा चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। लेकिन जब उनके मास्टर की मृत्यु हो गई तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया और अंततः उन्हें मध्य अफगानिस्तान में घोर के शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही अपने हुनर से मोहम्मद गौर को आकर्षित कर लिया था और वे जल्द ही मोहम्मद गौर के चहेते भी बन गए। उत्तरी भारत के बहुत से राज्य को बाद में कुतुबुद्दीन ने ही हथिया लिया था और जैसे जैसे घोरों की सल्तनत का साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने कुतुबुद्दीन को मध्य भारत में शासन करने का अधिकार दे दिया था। अफगानिस्तान में एक साम्राज्य का विस्तार कर मोहम्मद गौरी ने खुद को एक मजबूत और शक्तिशाली शासक साबित कर दिया था। उनका ज़्यादातर साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ था और इसी के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने 1206 में दिल्ली के सुल्तान की पदवी दी गई थी। उस समय मोहम्मद गौर की युद्धभूमि पर ही मृत्यु हो गई। तराइन के युद्ध के बाद मुइजुद्दीन गजनी लौट गया और भारत की विजित क्षेत्रों का शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ दिया। पृथ्वीराज के पुत्र को रणथंबोर सौंप दिया गया था, जो 13वीं शताब्दी के शक्तिशाली चौहानों की राजधानी थी। अगले 2 वर्षों में ऐबक ने ऊपरी दोआब में मेरठ, बरन तथा कोइल यानी कि आधुनिक अलीगढ़ पर कब्जा किया। इस क्षेत्र के शक्तिशाली डोर राजपूत ने ऐबक का मुकाबला किया। मुइजुद्दीन 1194 ईस्वी में भारत वापस आया। वह 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना को पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। इटावा जिले में कन्नौज के निकट छंदवाड़ में मुइजुद्दीन और जयचंद के बीच भीषण लड़ाई हुई। बताया जाता है कि जयचंद जीत ही गया था जब उसे एक तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के साथ ही सेना के भी पांव उखड़ गए। अब मुइजुद्दीन बनारस की ओर बढ़ा और उस शहर को तहस नहस कर दिया। उसने वहां के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। यद्यपि इस क्षेत्र के एक भूभाग पर तब भी गहदवालों का शासन रहा है और कन्नौज जैसे कई गढ़ तुर्कों का विरोध करते रहे, तथापि बंगाल की सीमा तक एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में आ गया था। ऐसा बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़ा जिहाद कर दिया था। अगर यह और सालों तक सत्ता पर रहता तो भारत पूरी तरह से मुस्लिमों का देश बन चुका होता। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उसने भारत में इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना की। वास्तव में इसी इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना ही पिछले 500 वर्षों से विभिन्न मुस्लिम आक्रांताओं भारत पर आक्रमण करते आ रहे थे, जिनका सफलतापूर्वक प्रतिकार भारत के स्वतंत्रता प्रेमी राजाओं और उनकी प्रजा के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रतिकार के विषय में रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय की पृष्ठ 237 पर लिखते हैं, इस्लाम केवल नया मत नहीं था, यह हिंदुत्व का ठीक विरोध मत था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया और भारतीय धर्म का सर्वनाश कर इस्लाम का परचम फहराना अपना उद्देश्य घोषित किया। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में उसे जयचंद बाधा दिखाई दिया तो उसके नाश के लिए उसने गौरी को आदेशानुसार योजना बनानी आरंभ की। गौरी ने उसकी योजना में सहमत होकर एक सेना जयचंद के नाश के लिए भेजी। कन्नौज का शासक जयचंद उस समय कन्नौज से लेकर वाराणसी तक शासन कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ भारत में कई नगरों और बहुत से गांवों को लूटता और मारकाट करता हुआ तेजी से कन्नौज की ओर बढ़ता आ रहा था। उसने गौरी की सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया तथा इन अभियानों में उसने मुख्य भूमिका भी रही थी। इसी से खुश होकर गौरी उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त करता गया। मोहम्मद गौरी विजय के बाद राजपूताना में राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप गया था, पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। सर्वप्रथम 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोह का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना पहला केंद्र बनाकर उसने भारत की विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था। 1195 ईस्वी में उसने कोइल यानी कि अलीगढ़ को जीत लिया। 1197 में उसने भूमिदेव की राजधानी अहिल्यावाड़ा
को लूटा और अकूत धन लेकर वापस लौट गया। ऐसे ही और बायोग्राफीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। जय हिंद।